नमस्कार साथियों मैं रितेश आप लोगों को अपने YouTube चैनल PCS सॉल्यूशन 360 पर स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोग को एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट संख्या 3 करवाने जा रहा हूँ। ये एडिटोरिया जो न्यू बुक है वॉल्यूम 2 उसका ये प्रैक्टिस सेट संख्या 30 है। तो आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं आगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर उनमें विद्रोहियों में से एक भी योग्य नेता निकला होता तो हम सदा के लिए हार जाते। जो 1857 के विद्रोह के संबंध में उपरोक्त टिप्पणी किसने की है? तो वो की है जॉन लॉरेंस ने। अगर उनमें विद्रोहियों में से एक भी योग्य नेता निकला होता तो हम सदा के लिए हार जाते। 1857 के विद्रोह में के संबंध में उपरोक्त टिप्पणी किसने की है? तो जॉन लॉरेंस ने। 1856 में आउटरम रिपोर्ट के आधार पर किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया? तो वो था अवध। 1856 में आउटरम रिपोर्ट के आधार पर किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया? तो अवध। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किस कारखाना अधिनियम में काम कराने को प्रतिबंधित किया है? तो वो किया है 1881 कारखाना अधिनियम। 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किस कारखाना अधिनियम में काम कराने का प्रतिबंधित किया है? 1881 का कारखाना अधिनियम। भारत में न्यायिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है वारेन हेस्टिंग्स। भारत में न्यायिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? वारेन हेस्टिंग्स। निम्नलिखित में से किसे पटना सिटी में पीर अली के नेतृत्व में हुए विद्रोह को दबाया था? तो वो दबाया था कमिश्नर टेलर ने। निम्नलिखित में से किसने पटना सिटी में पीर अली के नेतृत्व में हुए विद्रोह को दबाया था? कमिश्नर टेलर ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 38वां अधिवेशन जो गया में हुआ था उस अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो वो की थी देशबंधु चित्तरंजन दास ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 38वां अधिवेशन जो गया में हुआ था उस अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में किसने की थी? तो देशबंधु चित्तरंजन दास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में 30 जुलाई 1857 को कंपनी सरकार द्वारा सैनिक शासन लागू नहीं किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ई। बिहार में 1857 के विद्रोह के बढ़ते प्रसार के कारण कंपनी शासन ने सारण, तिरहुत, चंपारण, पटना और शाहाबाद जिला में 30 जुलाई 1857 को सैनिक शासन लागू कर दिया। कहाँ? तो सारण, तिरहुत, चंपारण, पटना, यहाँ पे सैनिक शासन लागू कर दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 1, 2, 3 ये तीनों ही कथन सत्य है। 11 अप्रैल 1936 को अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन लखनऊ में हुआ था। 11 अप्रैल 1936 को अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन लखनऊ में हुआ। दूसरा पॉइंट, अखिल भारतीय किसान सभा का अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती तथा महासचिव NG रंगा को बनाया गया था। दूसरा पॉइंट क्या है कि अखिल भारतीय किसान सभा का अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती तथा महासचिव NG रंगा को बनाया गया था। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सम्मेलन में जवाहरलाल नेहरू ने भाग लिया था। तो ये तीनों ही कथन सत्य है। फिर से देख लीजिए कि पहला 11 अप्रैल 1936 को अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन लखनऊ में हुआ। दूसरा पॉइंट, अखिल भारतीय किसान सभा का अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती तथा महासचिव NG रंगा को बनाया गया। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सम्मेलन में जवाहरलाल नेहरू ने भाग लिया था। क्रांतिकारी आंदोलन के अंतर्गत काकोरी संयंत्र कब हुआ था? तो वो हुआ था उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए क्या सही आंसर होगा।
क्रांतिकारी आंदोलन के अंतर्गत काकोरी षड्यंत्र कब हुआ? तो काकोरी षड्यंत्र के बारे में बता रहा हूँ आप लोग को। रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 9 अगस्त 1925, ऑप्शन में नहीं है, 9 अगस्त 1925 को 8 डाउन सहारनपुर, कौन सा डाउन सहारनपुर? तो 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाने को लूट लिया गया। इस केस में 29 लोगों को गिरफ्तार कर उस पर केस चलाया गया। इस कार्रवाई में राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह एवं चंद्रशेखर आज़ाद शामिल थे। कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1925 को। क्रांतिकारी आंदोलन के अंतर्गत काकोरी षड्यंत्र कब हुआ? तो 9 अगस्त 1925 को। 9 अगस्त 1925 को 9 अगस्त 1942 को निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में पटना में जुलूस का आयोजन किया गया? तो वो किया गया भगवती देवी। 9 अगस्त 1942 को निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में पटना में जुलूस का आयोजन किया गया था? तो भगवती देवी। भगवती देवी कौन है? तो राजेंद्र प्रसाद की बहन है। इन्हीं के नेतृत्व में पटना में जुलूस का आयोजन किया गया, जिसके बाद उनको, भगवती देवी को गिरफ्तार कर लिया गया था। खान अब्दुल गफ्फार खां द्वारा संचालित लाल कुर्ती आंदोलन किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान चलाया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। खान अब्दुल गफ्फार खां द्वारा संचालित लाल कुर्ती आंदोलन किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान चलाया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930-31 में हिंदू महासभा की ओर से किसने भाग लिया था? तब वो लिया था ऑप्शन ई। देखिए, प्रथम गोल सम्मेलन जो कि 1930 से 31 में हुआ था, उसमें हिंदू सभा की ओर से किसने भाग लिया? तो वो लिया बी.एस. मुंजे ने भाग लिया। डॉक्टर M.R. जयकर ने भाग लिया, ने हिंदू सभा की ओर से भाग लिया। कौन कौन हिंदू महासभा की ओर से भाग लिया? तो डॉक्टर M.R. जयकर और B.S. मुंजे। 13 का निम्नलिखित में से किसका लेखन अरविंद घोष द्वारा नहीं किया गया है? तो इसका भी ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि आप जितने भी रचनाएं देख रहे हैं अरविंद घोष के द्वारा ही किया गया है। द लाइफ डिवाइन अरविंद घोष ने ही लिखा है। वंदे मातरम अरविंद घोष ने ही लिखा है। द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, ये भी अरविंद घोष द्वारा। फिर एसेज ऑन द गीता, ये भी लिखा गया है अरविंद घोष द्वारा ही। द लाइफ डिवाइन, वंदे मातरम, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, फिर एसेज ऑन द गीता, ये सारे के सारे अरविंद घोष द्वारा। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस गवर्नर जनरल के समय पारित किया गया है? तो वो किया गया है लॉर्ड कैनिंग के समय में। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस गवर्नर जनरल के समय में पारित किया गया है? तो लॉर्ड कैनिंग। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है, माने गलत कथन कौन है? तो ए गलत कथन है। सेवा सदन हृदयनाथ कुंजरू, ये गलत कथन है, क्योंकि सेवा सदन की स्थापना 1885 में बम्बई में हुआ था, बहरामजी मालाबारी ने किया था। और हृदयनाथ कुंजरू ने स्थापना किया था इलाहाबाद में, सेवा समिति की स्थापना किया था 1914 में। हृदयनाथ कुंजरू ये स्थापना किया था 1914 में इलाहाबाद में, सेवा समिति का गठन किया गया था। सेवा समिति का गठन किया गया था 1914 में, सेवा समिति का गठन किया गया था हृदयनाथ कुंजरू द्वारा इलाहाबाद में 1914 में। और सेवा समिति का गठन किया है हृदयनाथ कुंजरू ने। और सेवा सदन का जो कि 1885 में बम्बई में बहरामजी मालाबारी ने किया था। सेवा सदन का गठन किसने किया था? बहरामजी मालाबारी ने किया था। बहरामजी मालाबारी ने 1885 में किया था बम्बई में। बाकी वेद समाज श्रीधरलू नायडू ने
वेद समाज श्रीधरलू नायडू ने, और धर्मसभा राधाकांत देव ने किया था। धर्मसभा राधाकांत देव, वेद समाज श्रीधरलू नायडू ने। द्वैत शासक का जनक किसे माना जाता है? तब वो माना जाता है लियोनस कार्टियस को, लियोनेल कार्टियस को। लियोनस ये ऑप्शन में नहीं है, इसलिए यही आंसर है, लियोनल कार्टियस को। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? तो वो थी लेबर पार्टी की सरकार थी। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? तो लेबर पार्टी का सरकार था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला मजदूर संगठन था? तो वो था बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन। बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन ये पहला मजदूर संगठन था, जिसका स्थापना 1890 में किया गया था। किसके द्वारा? तो नारायण मेधाजी लोखंडे द्वारा। नारायण मेधाजी लोखंडे द्वारा ये किया गया था। मद्रास लेबर यूनियन बीपी बाडिया द्वारा। मद्रास लेबर यूनियन 1918 में बीपी बाडिया द्वारा स्थापना किया था। फिर AITUC आप जानते होंगे कि NM जोशी, जोसेफ बेपिटिस्टा और लाला लाजपत राय द्वारा 1920 में किया गया। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन 1924 में VV गिरी द्वारा किया गया। VV गिरी के द्वारा किया गया। देखिए फिर से मैं याद करवाता हूँ। 1890 में बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन नारायण मेधाजी लोखंडे ने किया। बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन जो भारत का पहला मजदूर संगठन था, जिसकी स्थापना 1890 में नारायण मेधाजी लोखंडे ने की। किसका? बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन का। इसके बाद नंबर आता है मद्रास लेबर यूनियन का, जिन्होंने जो कि 1918 में बीपी बाडिया के द्वारा किया गया। मद्रास लेबर यूनियन 1918 में बना बीपी बाडिया द्वारा। फिर एटक बना, माना अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस बना 1920 में लाला लाजपत राय के द्वारा, और इनका साथ दिए थे NM जोशी और जोसेफ बैपिटिस्टा। और VV गिरी जो कि 1924 में ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन का गठन किया। VV गिरी ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन का गठन किया। 19 नंबर क्वेश्चन 19 कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए पुट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी कैसे होगा जरा देखिए। मोपला विद्रोह दोस्तों हुआ था 1921 में। मोपला विद्रोह 1921 में। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। जालियांवाला हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। और चौरी चौरा कांड हो गया 5 फरवरी 1922 को। 5 फरवरी 1922 को। और प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी 1918 में। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति 1918 में। तब पूछ रहा है सही कथन मतलब अरेंज करा। तो सबसे पहले 1918 में घटना हुआ प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति का। फिर 1919 में 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग कांड हुआ। फिर उसके बाद 1921 में मोपला विद्रोह हुआ। और उसके बाद फिर लास्ट में चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ। तो आप ये सारे डेटा याद रखेंगे। किस वर्ष बिहार को पृथक प्रांत बनाने की घोषणा की गई थी? तब वो की गई थी 1911 में। ऑप्शन सी 12 दिसंबर 1911 को सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली दरबार में बिहार को पृथक प्रांत बनाने की घोषणा की गई। इसमें सच्चिदानंद सिन्हा का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। इस घोषणा के अनुसार 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को बंगाल से अलग करके बिहार, उड़ीसा सहित नए प्रांत के रूप में विधिवत उद्घाटन किया गया तथा पटना को इसकी राजधानी बनाई गई। शुरू में बिहार और उड़ीसा एक साथ थे 1912 में। कब? 1 अप्रैल 1912 को। तो 2 डेट आपको याद रखना है। एक डेट याद रखना है 12 दिसंबर 1911 को सम्राट जॉर्ज पंचम ने दिल्ली दरबार में बिहार को पृथक प्रांत बनाने की घोषणा की। फिर 1 अप्रैल 1912
12 दिसंबर 1911 के बाद 1 अप्रैल 1912 को बंगाल से अलग करके बिहार उड़ीसा को साथ में मिलाकर एक नए प्रांत का विधिवत उद्घाटन किया गया। तो आप ये याद रखेंगे। अब देखेंगे हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन। किस अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के अधीन सरकारी पदों पर चयन में किसी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश या रंग के आधार पर आयोग न ठहराए जाने का उपबंध किया गया था? तो ये उपबंध किया गया था 1793 का, सॉरी एक सेकंड रुक जाइए, ये 1833 का अधिनियम में किया गया था। आप एक बार फिर से देखेंगे क्वेश्चन। किस अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के अधीन सरकारी पदों पर चयन में किस व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश या रंग के आधार पर आयोग न ठहराए जाने का उपबंध किया गया? तो 1833 का अधिनियम। देखिए, इस अधिनियम की 3 बातें याद रखिए। पहला बात कि बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया है। विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया है। भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित किया गया। भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित किया गया। अब देखेंगे हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रोकन विंग्स किसकी प्रमुख रचना है? तो ब्रोकन विंग्स किसकी प्रमुख रचना है? तो सरोजिनी नायडू की। ब्रोकन विंग्स किसकी प्रमुख रचना है? सरोजिनी नायडू की। बिहार के किस जिले में असहयोग आंदोलन के दौरान झंडा कांड हुआ था? तो वो हुआ है भागलपुर में। बिहार के किस जिले में असहयोग आंदोलन के दौरान झंडा कांड हुआ है? तो भागलपुर में। शेर शाह के भू राजस्व व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो वो है डी ऑप्शन। डी में क्या है? इसमें डी में देखिएगा तो मतलब अरेंज करना है 1 2 3 4, ये चारों के ही चारों सही हैं। किसके संबंध में? शेर शाह के भू राजस्व व्यवस्था के संबंध में। तो आइए हम लोग चारों पॉइंट्स को याद कर लेते हैं। शेर शाह का भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में देखिए 4 पॉइंट याद रख लीजिए। शेर शाह की लगान व्यवस्था मुख्य रूप से रैयतबारी व्यवस्था थी। कैसी व्यवस्था थी? रैयतबारी व्यवस्था, जिसमें किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया। रैयतबारी व्यवस्था में क्या होता था? तो किसानों से प्रत्यक्ष रूप से संपर्क स्थापित किया गया। शेर शाह ने उत्पादन के आधार पर भूमि को 3 श्रेणियों में बांटा। एक को अच्छी बोला, एक को मध्यम और तीसरा को खराब में विभाजित किया। शेर शाह ने क्या किया? भूमियों को 3 श्रेणियों में बांट दिया गया, अच्छी, मध्यम और खराब। तीसरा पॉइंट, शेर शाह ने भूमि माप के लिए सिकंदरी गज, जिसका मतलब 39 अंगुल या 32 इंच, माने 39 अंगुल या 32 इंच दोनों इक्वल है, एवं सन की डंडी का प्रयोग किया। सन की डंडी और सिकंदरी गज किसने प्रयोग किया? तो वो शेर शाह ने। शेर शाह के समय भू राजस्व उत्पादन का 1/3 भाग कार्य के रूप में वसूल किया जाता था। शेर शाह के समय भू राजस्व उत्पादन का 1/3 भाग कार्य के रूप में वसूल किया जाता था। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने नायाब ए मुमलकत पद की स्थापना की? तो वो स्थापना की बहराम शाह। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने नायब ए मुमलकत पद की स्थापना की? तो बहराम शाह। मलिक अंबर का संबंध किस दक्षिण भारतीय राज्य से था? तो वो है अहमदनगर। मलिक अंबर का संबंध किस दक्षिण भारतीय राज्य से था? तो अहमदनगर।
भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कबीर दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के समकालीन थे? तो सिकंदर लोदी। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कबीर दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के समकालीन थे? तो सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी। कबीर ने ईश्वर को निराकार एवं निर्गुण बताया। इन्होंने जात पात, मूर्ति पूजा तथा अवतारवाद का विरोध किया। कबीर की शिक्षाएं बीजक में संग्रहित है। अकबर द्वारा किए गए कार्यों का सही क्रम कालक्रमानुसार कौन सा है? तो वो है सी। दास प्रथा का अंत, फिर तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति किया, फिर जजिया कर की समाप्ति, फिर दहसाला प्रणाली लागू किया। देखिए, दास प्रथा का अंत 1562 में किया। 1562 में क्या किया? तो दास प्रथा का अंत किया। फिर तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 में किया। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 में। जजिया कर की समाप्ति 1564 में किया। 1564 मतलब 1562 में दास प्रथा, 63 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया और जजिया 1564 में, और दहसाला प्रणाली की शुरुआत 1582 में किया। दहसाला पद्धति की शुरुआत, दहसाला प्रणाली लागू किया 1582 ईस्वी में। दारा सुकोह किस सूफी मत से प्रभावित था? तब वो प्रभावित था कादरी संप्रदाय से। कादरी संप्रदाय से। दारा सिकोह किस सूफी मत से प्रभावित था? तो कादरी संप्रदाय से। 30 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अकाल राहत संहिता तैयार करवाई थी? तो वो करवाई थी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अकाल राहत संहिता तैयार करवाई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन नगर 3 भागों में विभाजित था? तो वो विभाजित था धौलावीरा। धौलावीरा। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन नगर 3 भागों में विभाजित था? तो धौलावीरा। धौलावीरा। किस बौद्ध संगीति में अनुशासन को लेकर मतभेद के कारण बौद्ध संघ स्थविर एवं महासंघिक में विभाजित हो गया था? तो वो हो गया था द्वितीय। किस बौद्ध संगीति में अनुशासन को लेकर मतभेद के कारण बौद्ध संघ स्थविर एवं महासंघिक में विभाजित हो गया था? द्वितीय में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैदिक आर्यों के संबंध में सही नहीं है? तो वो है वैदिक आर्यों का समाज परिवार आधारित था। परिवार का स्वरूप मातृसत्तात्मक था। निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक आर्यों के संबंध में सही नहीं है? तो वैदिक आर्यों का समाज परिवार आधारित था, परिवार का स्वरूप मातृसत्तात्मक था। ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि देखिए, वैदिक आर्यों का समाज परिवार आधारित था एवं परिवार मातृसत्तात्मक नहीं, पितृसत्तात्मक था। कैसा था? पितृसत्तात्मक था। बाकी देखिए, वैदिक आर्य स्वर्ण, चांदी, ताम्र और लोहे से परिचित थे। वैदिक आर्य स्वर्ण से परिचित थे, चांदी से भी, ताम्र से भी और लोहे से भी। वैदिक आर्यों की शिक्षा प्रणाली मौखिक थी। वैदिक आर्यों की शिक्षा प्रणाली मौखिक थी। वैदिक आर्य बहुदेववाद के समर्थक थे। वैदिक आर्य क्या थे? तो बहुदेववाद के समर्थक थे। वेद त्रयी या त्रयी में कौन सा वेद सम्मिलित नहीं होता है? तब वो अथर्ववेद सम्मिलित नहीं होता है। वेद त्रयी या त्रयी में कौन सा वेद सम्मिलित नहीं होता है? तो अथर्ववेद। निम्नलिखित में से क्या जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है? तो वो है सम्यक तप, ये शामिल नहीं है। बाकी सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, ये सम्मिलित है। निम्नलिखित में से क्या जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है? तो सम्यक तप शामिल नहीं है। बाकी सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण और सम्यक ज्ञान शामिल है। मौर्य काल में संस्था और संचार का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो वो था गुप्तचर व्यवस्था से। मौर्य काल में संस्था एवं संचार का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो गुप्तचर व्यवस्था से। ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन ई। देखिए, ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र के लिए किकट एवं ब्रात्य शब्द का प्रयोग हुआ है।
अथर्ववेद में अंग एवं मगध तथा यजुर्वेद में विदेह राज शब्द का क्षेत्र के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो किकट और बरात, देखिए किकट कहा जाता था बिहार, जैसे आज हम लोग बोलते हैं ना बिहार, तो बिहार राज्य को किकट बोला जाता था। और बिहारी जैसे बोलते हैं बिहार में रहने वाले लोग को बिहारी, उसी प्रकार किकट में रहने वाले क्षेत्र को बरात बोला जाता था। और इन दोनों ही शब्दों का बिहार क्षेत्र के लिए ऋग्वेद में प्रयोग हुआ है। अब देखिए एक चीज़ और याद करिए, कौन सा क्वेश्चन है, 37 नंबर। और अथर्ववेद में, ये तो ऋग्वेद हो गया, अथर्ववेद में अंग एवं मगध का जिक्र हुआ है। अंग और मगध का जिक्र अथर्ववेद में हुआ है। और यजुर्वेद में विदेह राज शब्द का यूज हुआ है। यजुर्वेद में विदेह राज का यूज हुआ है, अथर्ववेद में अंग एवं मगध का यूज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल वंश के किस शासक ने उत्तरापथ स्वामिन का उपाधि धारण की थी? तो वो है धर्मपाल, वो है धर्मपाल, धर्मपाल। पाल वंश के किस शासक के उत्तरापथ स्वामिन की उपाधि धारण की थी? धर्मपाल। निम्न में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? तो वो है बी, सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि बज्जी का राजधानी गिरिवर्ज नहीं होता है, क्योंकि बज्जी का राजधानी वैशाली होता है। बज्जी का राजधानी कहाँ है? तो वैशाली, वैशाली। अब देखिए गिरिवर्ज किसकी राजधानी था? आपको पता है मगध महाजनपद की। गिरिवर्ज यानी राजगीर मगध की, बज्जी का वैशाली, अंग का चंपा, गंधार का तक्षशिला, कुरु का इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी कहाँ था? इंद्रप्रस्थ। 40 नंबर, मेगास्थनीज द्वारा भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा गया। निम्नलिखित में से कौन 7 वर्गों में सम्मिलित नहीं था? तो वो क्षत्रिय सम्मिलित नहीं था, बाकी किसान, सैनिक, कारीगर या शिल्पी शामिल था। मेगास्थनीज द्वारा भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा गया। निम्नलिखित में से कौन 7 वर्गों में सम्मिलित नहीं था? तो क्षत्रिय शामिल नहीं था, बाकी किसान, सैनिक, कारीगर और शिल्पी शामिल था। जीवाश्म मुक्त स्टील का निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो वो बना है स्वीडन। जीवाश्म मुक्त स्टील का निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? स्वीडन। किस देश ने सेना के प्रमुख को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा भारतीय सेना के जनरल के मानद रैंक से सम्मानित किया गया है? नेपाल, नेपाल। किस देश के सेना प्रमुख को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा भारतीय सेना के जनरल के मानद रैंक से सम्मानित किया गया है? नेपाल। कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण करने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना है? तो वो बना है भुवनेश्वर। कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण करने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना है? भुवनेश्वर। भारत का पहला जेंडर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो कोझीकोड में। भारत का पहला जेंडर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो कोझीकोड में। द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दलाई लामा। द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट पुस्तक के लेखक कौन हैं? दलाई लामा। निम्न में से किसे कर्नाटक का 31वां जिला घोषित किया गया है? कर्नाटक का 31वां जिला किसे घोषित किया गया है? तो विजयनगर को। निम्नलिखित में से किसे कर्नाटक का 31वां जिला घोषित किया गया? विजयनगर को। 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार ने माँ योजना की शुरुआत की है? तो वो की है पश्चिम बंगाल। 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार ने माँ योजना शुरू की है? पश्चिम बंगाल। संयुक्त राष्ट्र में खाद्य और कृषि संगठन FAO के द्वारा शहरी वनों के विकास हेतु किस भारतीय शहर को 2020 ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? तो हैदराबाद। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा शहरी वनों के विकास हेतु किस भारतीय शहर को 2020 ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? हैदराबाद। दुनिया का पहला प्लेटिपस अभयारण्य का निर्माण किस देश में किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया में। दुनिया का पहला प्लेटिपस अभयारण्य का निर्माण किस देश में किया गया है? ऑस्ट्रेलिया। भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ खोला गया है? तो वो खोला गया है तेलंगाना। भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ खोला गया है? तो तेलंगाना।
हाल ही में किस देश को WHO द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो वो है आंसर ई। किसको किसको घोषित किया गया है? तो अल सल्वाडोर और चीन को। हाल ही में किस देश को WHO द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो चीन और अल सल्वाडोर को। फिलीपींस निम्नलिखित में से किस फसल के आनुवंशिक रूप से संशोधित वाणिज्यिक उत्पादन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो वो है गोल्डन राइस। फिलीपींस निम्नलिखित में से किस फसल के आनुवंशिक रूप से संशोधित वाणिज्यिक उत्पादन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? गोल्डन राइस। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य का विकासात्मक व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत है? तो वो है 67.37%। 67.37%। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य का विकासात्मक व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत है? तो 67.37%। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 का वार्षिक स्कीम का कुल बजट अनुमान है। तो ये कितना है? ये है इकाई दहाई शकरा हज़ार 10,000 1,00,000 करोड़ रुपया। 1,00,000 करोड़ रुपया। ये बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के स्कीम के कुल बजट का करोड़ रुपया है, जो वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट के अनुमान के बराबर ही है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार राज्य में 2020-21 में वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना था? तो वो था 50,555 रुपया। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार राज्य में 2020-21 में वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना था? तो 50,555 रुपया। जानवरों के लिए कोविड वैक्सीन कार्निवैक को बनाने वाली दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो रूस। जानवरों के लिए कोविड वैक्सीन कार्निवैक को बनाने वाली दुनिया का पहला देश कौन बना है? रूस। वर्ष 2019 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है रजनीकांत को। वर्ष 2019 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो रजनीकांत को। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज भारत में कहाँ बनाया गया? तो वो बनाया गया जम्मू और कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज भारत में कहाँ बनाया गया? तो जम्मू कश्मीर। किसे 2021-22 के लिए नैस्कॉम का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किया गया है रेखा मेनन को। किसे 2021-22 के लिए नेस्कॉम के चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है? तो रेखा मेनन को। नीति आयोग के तीसरे SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो है केरल। नीति आयोग के तीसरे SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? केरल। 76वें संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो अब्दुल्ला शाहिद को चुना गया है। 76वें संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA का अध्यक्ष किसे चुना गया है? अब्दुल्ला शाहिद को। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? तो आंध्र प्रदेश में वृद्धि हुई है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? तो आंध्र प्रदेश। यहाँ 647 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? तो 647 स्क्वायर किलोमीटर। आप 5 जो स्टेट हैं आप याद रखेंगे। आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा, फिर इसके बाद तेलंगाना में वृद्धि हुआ है, फिर उड़ीसा में वृद्धि हुआ है, फिर कर्नाटक में वृद्धि, फिर झारखंड में वृद्धि। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटक और झारखंड। सभी वयस्क को टीका लगाने वाला भारत का पहला गांव कौन बना है? तो बयान। ये बयान कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर के बांदीपोर जिला में का बयान गांव है, जो कि देश का पहला गांव बन गया है, जहां 18 साल के ऊपर की पूरी आबादी को टीका लगाया गया है। सभी वयस्कों का टीका लगाने वाला भारत का पहला गांव कौन बना? बयान।
जो कि कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। कौन से जिला में, बांदीपोरा जिला में। निम्न में से किसे विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, तो वो किया गया है शकुंतला हरक सिंह। निम्न में से किसे विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, शकुंतला हरक सिंह को। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस ने वैश्विक तरलता को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए कितने बिलियन डॉलर के विशेष आहरण अधिकार के आवंटन को मंजूरी दी है, तो वो है 650। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस ने वैश्विक तरलता को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए कितने बिलियन डॉलर के विशेष आहरण अधिकार के आवंटन को मंजूरी दी है, 650। दुनिया भर में अफ्रीकन डायस्पोरा के असाधारण योगदान को बढ़ावा देने और अफ्रीकी मूल के लोगों के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव को खत्म करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा निम्न में से किस तिथि को पहली बार अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया है, तो वो मनाया गया है 31 अगस्त। दुनिया भर में अफ्रीकी डायस्पोरा के असाधारण योगदान को बढ़ावा देने और अफ्रीकी मूल के लोगों के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव को खत्म करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा निम्न में से किस तिथि को पहली बार अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया है, 31 अक्टूबर। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन 2022 में किस देश में किया जाएगा, तो भारत में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन 2022 में किस देश में किया जाएगा, तो भारत में किया जाएगा। तो बिहार सरकार ने कोरोना से अनाथ बच्चों को 18 साल की उम्र तक हर महीने कितने राशि देने की घोषणा की है, तो वो की है 1000 रुपया। बिहार सरकार ने कोरोना से अनाथ बच्चों को 18 साल की उम्र तक हर महीने कितना राशि देने की घोषणा की है, 1000 रुपया। कोरोना काल के दौरान बिहार के किस शहर में गरीबों को भोजन उपलब्ध कराने हेतु कम्युनिटी किचन नामक पहल की शुरुआत किया गया, तो पटना। कोरोना काल के दौरान बिहार के किस शहर में गरीबों को भोजन उपलब्ध कराने हेतु कम्युनिटी किचन नामक पहल की शुरुआत की है, तो पटना। बिहार में कोरोना महामारी को हराने के लिए राज्य सरकार ने किस नाम से एक गतिशील टीकाकरण केंद्र चलाने का निर्णय लिया है, तो वो है टीका एक्सप्रेस। बिहार में कोरोना महामारी को हराने के लिए राज्य सरकार ने किस नाम से एक गतिशील टीकाकरण केंद्र चलाने का निर्णय लिया है, तो टीका एक्सप्रेस। अब देखते हैं 71 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो 71 का क्या आंसर हो जाएगा, डी, क्योंकि अनुच्छेद 22 का 2 आर्टिकल कहता है कि किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को यथाशीघ्र गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। ये कथन गलत है, क्योंकि इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा कि किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को यथाशीघ्र गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। ये वाला गलत है। बाकी 20 का 3 किसी भी व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ये सही है। अनुच्छेद 20 का 2 में दोहरे दंड से मुक्ति, और अनुच्छेद 20 के 1 में किसी भी आपराधिक विधि का भूतलक्षी प्रभाव नहीं रहेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने का रहा है, तो 72 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। देखिए, अनुच्छेद 47 में शराबबंदी के बारे में बात किया जा रहा है। बिहार में शराबबंदी अनुच्छेद 47 के तहत हुआ है। अनुच्छेद 51 कहता है गुट निरपेक्ष आंदोलन। एक अनुच्छेद 51 में। अनुच्छेद 42 क्या कहता है, तो मातृत्व लाभ अधिनियम अनुच्छेद 42 में, और 40 में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। ये अनुच्छेद 40 ही है जिसके वजह से 73वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ। और अनुच्छेद 47 में बिहार में शराबबंदी कानून आया। अनुच्छेद 51 के तहत गुट निरपेक्ष आंदोलन हुआ। अब 42 के तहत मातृत्व लाभ अधिनियम मिलता है।
विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा बिल पास होने के बाद राज्यपाल के पास निम्न विकल्प होते हैं। कौन से विकल्प होंगे? तो ऑप्शन ई। देखिए, जब विधानमंडल द्वारा किसी विधेयक के पास होने के बाद राज्यपाल के पास भेजा जाता है तो उसके पास टोटल 4 विकल्प होता है। कौन से 4 विकल्प होते हैं? देखिए, पहला, वो अनुमति दे सकता है। दूसरा, अनुमति रोक सकता है। तीसरा, बिल के पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। और चौथा, बिल को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है, लेकिन वह बिल को प्रधानमंत्री के लिए सुरक्षित नहीं रख सकता। विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा बिल पास होने के बाद राज्यपाल के पास निम्न विकल्प होते हैं। पहला, कि वह अनुमति दे दे कि हाँ ठीक है बिल पास कर देता है, या फिर स्वीकृति को रोक सकता है। तीसरा, वह बिल के पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। और वह चौथा पॉइंट कि चाहे तो राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है। लेमडक सत्र या पंगु सत्र का तात्पर्य है, वो क्या है? तो इसका तात्पर्य है नई लोकसभा गठन के पूर्व एवं वर्तमान लोकसभा का अंतिम सत्र। लेमडक या सत्र या पंगु सत्र का तात्पर्य है नई लोकसभा गठन के पूर्व एवं वर्तमान लोकसभा का अंतिम सत्र। 75 नंबर, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करें। असत्य कथन का चयन करिएगा तो ऑप्शन ई हो जाएगा। देखिए, सी और डी जो देख रहे हैं, विधायी कार्य 3 बजे से 6 बजे तक और भोजनावकाश 1 बजे से 3 बजे तक, ये बिल्कुल ही गलत है। आपको मैं पूरा कंप्लीट बताता हूँ। शून्यकाल तो आपको पता होगा कि 12 बजे से 1 बजे तक होता है और 11 बजे से 12 बजे तक का काल प्रश्नकाल होता है। तो 12 से 1 घंटा के लिए शून्यकाल, 11 से 12 बजे तक प्रश्नकाल 1 घंटा के लिए, और 1 से 2 बजे तक भोजनावकाश होता है। 1 से 2 बजे तक भोजन अवकाश होता है और 2 से 6 बजे तक विधायी कार्य होता है। 2 से 6 बजे तक विधायी कार्य होता है। 2 बजे से 6 बजे तक विधायी कार्य और 1 बजे से 2 बजे तक अपना भोजना अवकाश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। भारत की संचित निधि से धन निर्गत पर किसका नियंत्रण होता है? तो वो नियंत्रण होता है संसद का। भारत की संचित निधि से धन निर्गत पर किसका नियंत्रण होता है? तो संसद का होता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, तो वो करता है राष्ट्रपति। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो वो लिया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार के द्वारा। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो संसद के किसी भी सदन द्वारा। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो संसद के किसी भी सदन द्वारा। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था वह था भारतीय डाकघर विधेयक, और ये आया था 1986 में विधेयक आया था। भारतीय डाकघर विधेयक कब आया था? तो 1986 में। इसी पे राष्ट्रपति ने एकमात्र बार जो कि उस वक्त के राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह, उन्होंने 1986 में भारतीय डाक विधेयक पर वीटो पावर लगाया था। निम्न में से कौन सा राज्य है जहां राज्य सभी सीटों की संख्या समान नहीं है? सभी सीटों की संख्या समान नहीं है। निम्न में से कौन सा ऐसा राज्य है जहां राज्यसभा में सीटों की संख्या समान नहीं है? तो महाराष्ट्र में राज्यसभा में सीटों की संख्या समान नहीं है। देखिए, सबसे अधिक राज्यसभा की सीट यूपी में है 31 सीट। यूपी में कितना है? 31 सीट सबसे ज़्यादा है, यूपी में 31। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है जिसके पास 19 राज्यसभा का सीट है। यूपी में 31 सीट है राज्यसभा का, 19 सीट है महाराष्ट्र में। और गुजरात, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे तीनों ही जगह पे 11 राज्यसभा सदस्य हैं। 11 सदस्य कहाँ हैं? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात में। और आपको पता होगा कि बिहार में 16 सीट हैं।
बिहार में 16 सीट, बिहार और पश्चिम बंगाल में 16 सीट हैं। बिहार और पश्चिम बंगाल में कितने सीट हैं राज्यसभा के? तो 16 सीट। महाराष्ट्र में 19, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात में 11 सीट है। बिहार और पश्चिम बंगाल में 16 सीट है, महाराष्ट्र में 19 और सबसे अधिक यूपी 31। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रभावी राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो वो अनुमानित है 2.6%। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रभावी राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो 2.6%। उपयोगिता से अभिप्राय है, उपयोगिता से क्या अभिप्राय है? तो आवश्यकता में संतुष्ट करने की शक्ति, आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति। उपयोगिता से अभिप्राय क्या है? तो आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर। इस्पात संयंत्र है और एक तरफ सहयोगी देश है, एक तरफ इस्पात संयंत्र है, दूसरा तरफ सहयोगी देश है। देखिए आप लोग को मैं इसको अच्छे से याद करवाता हूँ। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण रूस के सहायता से हुआ था। भिलाई इस्पात संयंत्र का सहायता से, किसके सहायता से? रूस के सहायता से। कब हुआ? 1956 में हुआ। कब हुआ? 1956 में। भिलाई इस्पात संयंत्र कब बना? तो 1956 में रूस के सहायता से। राउरकेला संयंत्र ये बना 1955 में जर्मनी की सहायता से। राउर इस्पात संयंत्र ये बना 1955 में जर्मनी की सहायता से। बोकारो स्टील प्लांट बना रूस की सहायता से 1964 में। ये भी बना, बोकारो बना 1964 में रूस की सहायता से। 1964 में बोकारो बना रूस की सहायता से। और दुर्गापुर बना ब्रिटेन की सहायता से, जो कि 1959 में बना। 1959 में बोकारो दुर्गापुर बना इस्पात ब्रिटेन की सहायता से। बोकारो इस्पात संयंत्र बना रूस की सहायता से 1964 में। और 1956 में रूस की सहायता से भिलाई इस्पात संयंत्र बना। भारत कृषि जोत के ढांचा के संदर्भ में निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन कीजिए। तब वो कथन है ए, 1 और 2 ये दोनों ही सही है। कहता है कि भारत में कृषि जोत के ढांचा के संदर्भ में सीमांत जोत 1 हेक्टेयर से कम की जोत को कहा जाता है। सीमांत जोत किसे कहा जाता है? 1 हेक्टेयर से कम की जोत। छोटी जोत किसको कहते हैं? 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच के जोत को। 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच के जोत को क्या कहते हैं? छोटी जोत। सीमांत जोत किसे कहते हैं? 1 हेक्टेयर से कम की जोत। और छोटी जोत किसे कहते हैं? 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच के जोत। अब बड़ी जोत किसी को कहते हैं? तो बड़ी जोत आप याद रखिएगा कि कहलाता है 10 हेक्टेयर से अधिक। बड़ी जोत किसको कहेंगे? 10 हेक्टेयर से अधिक। बड़ी जोत क्या कहलाता है? 10 हेक्टेयर से अधिक की जोत। निम्नलिखित में से किसके द्वारा पीपुल्स प्लान का प्रतिपादन किया गया था? M.N. राव द्वारा, M.N. राय द्वारा 1945 में। 1945 में M.N. रॉय द्वारा पीपुल्स प्लान। निम्नलिखित में से किसके द्वारा पीपुल्स प्लान का प्रतिपादन किया गया था? तो M.N. राय द्वारा। वर्ष 2020-21 में भारत के किस राज्य में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन हुआ है? तो वो हुआ है कर्नाटक में। 2020-21 में भारत के किस राज्य में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन हुआ? कर्नाटक में। 89 नंबर। सन 1944 में गांधीवादी योजना किसके द्वारा लाया गया था? तो वो लाया गया है श्री मन्नारायण। 1944 में गांधी जी योजना किसके द्वारा लाया गया है? तो श्री मन्नारायण। मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में। और 8वीं पंचवर्षीय योजना में 15 अगस्त 1995 में को शुरू किया गया। 15 अगस्त 1995 को मध्याह्न भोजन योजना शुरू किया गया, 8वीं योजना। और 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 के बीच में चला। 1992 से 97 के बीच में 8वीं योजना चला। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को लघु संसद को कहा जाता है?
लघु संसद को कहा जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को लघु संसद को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है महासभा। महासभा। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को लघु संसद को कहा जाता है? महासभा। महासभा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, जिनका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को। कहाँ मुख्यालय है? न्यूयॉर्क में है। इसके टोटल 6 अंग होते हैं और जिसमें महासभा को लघु संसद भी कहा जाता है। लघु संसद कहा जाता है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई सार्थक योजना किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? शिक्षा मंत्रालय द्वारा। हाल ही में केंद्र द्वारा शुरू की गई सार्थक योजना किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय। 93 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत का दशकीय वृद्धि दर कितनी है? तो वो है 17.7%। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का दशकीय वृद्धि दर कितना है? तो 17.17%। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला प्रतिशत वाला राज्य है, तो वो कौन है? हिमाचल प्रदेश। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य है हिमाचल प्रदेश। निम्न में से किस एक के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? तो वो है दूध। वर्तमान में भारत दूध उत्पादन में विश्व में अग्रणी स्थान रखता है। भारत का मछली उत्पादन में दूसरा, अंडा उत्पादन में तीसरा और मांस उत्पादन में 5वां। आप याद रख लीजिए, दूध उत्पादन में भारत पहला, मछली में दूसरा, अंडा में तीसरा और मांस में 5वां। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? तो ब्याज दर ये राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। बाकी करारोपण, सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक ऋण ये तीनों ही राजकोषीय नीति का उपकरण है। करारोपण, सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक ऋण ये तीनों ही राजकोषीय नीति का उपकरण है। 97 आरोग्य धारा 2.0 का संबंध प्रमुख रूप से केंद्र के किस योजना से है? तो वो है आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना। आरोग्य धारा 2.0 का संबंध प्रमुख रूप से केंद्र के किस योजना से है? तो आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना। केंद्रीय बजट 2022-23 में कितने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है? तो वो है 4। केंद्रीय बजट 2022-23 में कितने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है? तो 4। केंद्रीय बजट 2022-23 में कितने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है? 4। केंद्रीय बजट 2022-23 में कितनी राशि की परिव्यय से रेंजिंग एंड एक्सीलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस प्रोग्राम को शुरू किए जाने का प्रस्ताव है? तो वो है 6,000 करोड़ रुपया। केंद्रीय बजट 2022-23 में कितनी राशि का परिव्यय से रेंजिंग एंड एक्सीलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस प्रोग्राम को शुरू किए जाने का प्रस्ताव है? तो 6,000 करोड़ रुपया। वर्ष 2022-23 में पूंजीगत व्यय GDP का कितना प्रतिशत होने का अनुमान है? तो वो है 2.9%। 2022-23 में पूंजीगत व्यय GDP का कितना प्रतिशत होने का अनुमान है? 2.9%। जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी के अणुओं की संख्या में अंतर है, तो वो है 3/2 का। जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी के अणुओं की संख्या में अंतर है 3/2 का। अब ये देखिए कैसे होता है। तो जिप्सम का सूत्र आप याद रखेंगे CaSO4 और 2H2O। ये किसका सूत्र है? ये है जिप्सम का सूत्र है। ठीक है, जिप्सम का सूत्र है। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र आप याद रखेंगे CaSO4 और ½ H2O। ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या हो गया? CaSO4 और ½ H2O। और जिप्सम का सूत्र क्या है? तो CaSO4 2H2O। और क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि जिप्सम और प्लास्टर पेरिस में पानी के अणुओं की संख्या में अंतर। तो पानी का संख्या ये है, यानी 2 - 1/2। ये आंसर निकालिएगा तो आएगा 3/2।
निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो एक्टिव नहीं है? तो वो कौन नहीं है? तो जिरकोनियम, ये रेडियो एक्टिव नहीं है। बाकी देखिए, रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बेकुरल और मैडम क्यूरी ने किया था। हेनरी बेकुरल और मैडम क्यूरी ने रेडियो सक्रियता की खोज किया था। ऐसे तत्व जिनका नाभिक अल्फा बीटा गामा किरणों का उत्सर्जन करते हैं उसको क्या कहते हैं? तो उसको रेडियो सक्रियता कहते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व कहलाते हैं। जो तत्व अल्फा बीटा गामा किरणों का उत्सर्जन करते हैं उसे रेडियो एक्टिव तत्व कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, स्टेटाइन स्टेटाइन और ट्रिटियम, फ्रांसियम, ट्रिटियम, इसके अलावा यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, ये सारे के सारे ही स्टेरेडियम के सारे ही अल्फ़ा बीटा गामा निकालते हैं। इसीलिए जिरकोनियम को छोड़ के सारे रेडियो एक्टिव तत्व हैं, जिरकोनियम हमारा रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। 103 का आंसर देख लीजिए, कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ई हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। क्योंकि देखिए एसिटिक अम्ल सिरका में, एसिटिक अम्ल वाला सिरका वाला सही है। साइट्रिक एसिड संतरा में ये भी सही है। टारटेरिक एसिड इमली में ये भी सही है। और टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड ये भी सही है, यानी ऑप्शन ई। सिरका में एसिटिक एसिड, संतरा में साइट्रिक एसिड, इमली में टारटेरिक एसिड, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड। देखते हैं 104 नंबर, साबुन का सूत्र है। साबुन का क्या सूत्र है दोस्तों? तो ये है C17H33 COONA, C17H35 COONA, ये साबुन का सूत्र है, साबुन का सूत्र है, जिसमें सोडियम और पोटेशियम के लवण होते हैं। साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम और पोटेशियम के लवण होते हैं, जिसका सूत्र होता है C17H33 COONA। नाभिक की त्रिज्या है, कितना होता है नाभिक की त्रिज्या? तो इसकी द्रव्यमान संख्या के घनमूल के समानुपाती, इसकी द्रव्यमान संख्या के घनमूल के समानुपाती होता है नाभिक की त्रिज्या। 106 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? तो वो है 106 का ई। देखिए मूल भौतिक राशि पूछ रहा है तो दूरी समय ताप, दूरी समय ताप, दूरी समय ताप, द्रव्यमान, ये सारे के सारे मूल राशि हैं। ताप और दूरी, समय और इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे विद्युत धारा भी, ये हमारे मूल भौतिक राशि हैं। बाकी बल और कार्य ये डिराइव्ड हैं, तो आंसर ई हो जाएगा। शुद्ध द्रव्यों के मिश्रण को उनके क्वथनांक के अधिक अंतर के आधार पर अलग करने की विधि क्या कहलाती है? तो आसवन विधि कहलाती है। शुद्ध द्रव्यों के मिश्रण को उनके क्वथनांक के अधिक अंतर के आधार पर अलग करने की विधि कहलाती है आसवन। एंटीजन को कौन नष्ट करता है? एंटीजन को कौन नष्ट करेगा दोस्तों? तो वो करेगा एंटीबॉडी। एंटीजन को कौन नष्ट करेगा? तो एंटीबॉडी। एंटीजन को ही पैथोजन कहते हैं। निम्नलिखित में से किसके निर्माण में फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड का उपयोग किया जाता है? बेकेलाइट। निम्नलिखित में से किसके निर्माण में फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड का उपयोग किया जाता है? बेकेलाइट। अल्ट्रासोनिक ध्वनि किस आवृत्ति के अनुरूप ध्वनि है? तब वो है 30,000 हर्ट्ज। 30,000 हर्ट्ज। अल्ट्रासोनिक ध्वनि किस आवृत्ति के अनुरूप ध्वनि है? तो 30,000 हर्ट्ज। इंफ्रासोनिक 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होता है, जो कि ऑडिबल साउंड है। फिर अल्ट्रासोनिक ध्वनि होता है, माने अल्ट्रासोनिक ध्वनि का सबसे ज़्यादा 30,000 हर्ट्ज होता है। इससे कम इंफ्रासोनिक का होता है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। इसी को ऑडिबल साउंड कहते हैं। पुस्तक फिलॉसफी जूलॉजिक किसने लिखी? तो वो लिखी है लैमार्क ने। पुस्तक फिलॉसफी जूलॉजिक कौन लिखा है? तो लैमार्क ने। 112 नंबर, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो वो प्रयुक्त होती है ब्यूटेन।
जो कि ऑप्शन ई होगा। इसमें ब्यूटेन नहीं लिखा है तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, तो ब्यूटेन। 113 नंबर, हाइपरमेट्रोपिया के मामले में किसी निकट वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। हाइपरमेट्रोपिया में किसी निकट वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। हाइपरमेट्रोपिया में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर, किंतु निकट की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। और इसके सुधार के लिए आप लोग को उत्तल लेंस का चश्मा लेना होगा, उत्तल लेंस का उपयोग करना होगा। हाइपरमेट्रोपिया के लिए कौन सा लेंस का चश्मा, उत्तल लेंस का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114, किसी पिंड पर बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा यदि पिंड लागू बल की दिशा में चलता है। किसी पिंड पर बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा यदि पिंड लागू बल की दिशा में चलता है। निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है, तो वो है समुद्री घोड़ा, वास्तविक रूप से मछली है। स्टारफिश इकाइनोडर्म श्रेणी के अंतर्गत आता है। स्टारफिश किसके अंदर आता है, तो इकाइनोडर्म के। जेलीफिश किसके अंदर आता है, तो सिलेंट्रेट संघ के। जेलीफिश किसके अंदर, तो सिलेंट्रेट संघ के। डॉगफिश किसके अंदर, तो आता है कार्टिलेज फिश के। डॉगफिश किसके अंदर, तो कार्टिलेज फिश के। समुद्री घोड़ा किसके अंदर, तो बोनी फिश के अंदर आता है, जिसे हिपोकैम्पस भी कहते हैं। अब देखिए 116 को मिलान करने कह रहा है, तो देखिए मिलान करते हैं। लिथियम बैटरी से मिलान होगा, लिथियम का बैटरी बनता है। सोडियम का मिलान होगा रक्त में पानी की मात्रा का नियंत्रण। रक्त में पानी का मात्रा का नियंत्रण सोडियम में होता है। सोडियम का यूज कहाँ करते हैं, तो रक्त में पानी की मात्रा का नियंत्रण। लिथियम से बैटरी बनाते हैं। पोटेशियम से तंत्रिका आवेगों का स्थानांतरण होता है। सीजियम से परमाणु घड़ियों में समय रक्षक होता है। लिथियम बैटरी। सोडियम रक्त में पानी की मात्रा का नियंत्रण। पोटेशियम तंत्रिका आवेगों का स्थानांतरण। सीजियम परमाणु घड़ियों में समय रक्षक। निम्न भौतिक राशियों पर विचार करें, तो वो विचार करिएगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन। विद्युत धारा, कार्य, तापमान, घनत्व, ये सारे के सारे कौन सी राशियां हैं, तो अदिश राशियां हैं। अदिश राशियां कौन सी राशि होती है, तो वैसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होगा, उसे अदिश राशि कहेंगे। जैसे विद्युत धारा, कार्य, घनत्व, तापमान और दाब भी। इसके साथ साथ एक और याद रखिएगा, दाब। दोहरा निषेचन डबल फर्टिलाइजेशन किसकी अनूठी विशेषता है, तो ये विशेषता है एंजियोस्पर्म की। डबल फर्टिलाइजेशन दोहरी निषेचन किसकी अनूठी है, तो एंजियोस्पर्म की। 119 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती है, तो वो नहीं होती है कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण। निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण। जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो बारबरा मैकलिंटॉक। जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो बारबरा मैकलिंटॉक। लाइसोसोम जिन्हें आत्मघाती थैला के रूप में जाना जाता है, किस अंग द्वारा निर्मित होते हैं, तो वो गोल्जी बॉडी के द्वारा होते हैं। लाइसोसोम जिन्हें आत्मघाती थैला के रूप में जाना जाता है, किस अंग द्वारा निर्मित होते हैं, गोल्जी बॉडी। निम्नलिखित में से कौन सा मानव आहार नाल में भागों का सही क्रम है, तो वो है डी ऑप्शन। मुंह, ग्रासनली, पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत। मुंह, ग्रासनली, पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत। मानव आहार नाल में भागों का सही क्रम क्या है, तो मुंह, ग्रासनली, पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत। आप एक चीज़ याद रखें कि छोटी आंत के तीन भाग होते हैं। छोटी आंत जो है इसके भी 3 भाग होते हैं, एक को डुडोनम, दूसरे को जेजूनम और तीसरे को इलियम। तथा बड़ी आंत के तीन भाग होते हैं, जिसको कहा जाता है एक को शिकम और दूसरे को कोलन,
सिकम, मैं लिख देता हूँ सिकम, शीकम। दूसरे को कहा जाता है कोलन, सिकम कोलन, कोलन। और तीसरे को रेक्टम, रेक्टम। ये तीन को कहा जाता है सिकम, कोलन और रेक्टम। छोटी आंत को कहा जाता है डूडोनम, जेजूनम और इलियम, डूडोनम, जेजूनम और इलियम। आप ये तीनों याद रखेंगे। मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्वों मात्रा अनुसार का सही क्रम क्या है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम। कैल्शियम देखिए, ऑक्सीजन सबसे अधिक 65%, कार्बन मानव के शरीर में कितना पाया जाता है 18%, हाइड्रोजन कितना पाया जाता है 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 1.4%, और इसके अलावा फास्फोरस भी पाया जाता है जो कि 1.1% होता है। मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्वों मात्रा अनुसार का सही क्रम है ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस। निम्नलिखित में से कौन पादपों में जनन अवस्थाओं का सही क्रम है? तो ए है युग्मक, युग्मनज, भ्रूण, अंकुर। निम्नलिखित में से कौन पादपों में जनन अवस्थाओं का सही क्रम है? तो युग्मक, फिर युग्मनज, फिर भ्रूण, फिर अंकुर, फिर अंकुर। देखिए मादा जर्म, एक मैं बताता हूँ, एक परिपक्व अगुणित नर या मादा जर्म कोशिका का युग्मक गैमेट्स बनाते हैं। युग्मक को क्या कहेंगे? गैमेट्स। इंग्लिश में क्या कहेंगे? गैमेट्स। और युग्मनज को कहेंगे जाइगोट, जाइगोट कहेंगे। और तत्पश्चात भ्रूण यानी कि इम्ब्रो, भ्रूण को इम्ब्रो कहेंगे। और अंकुर को सीडिंग कहेंगे, अंकुर को सीडिंग कहेंगे, सीडिंग। ठीक है, तो ये हो गया। निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन नहीं है? तो हीमैटिन, ये प्रोटीन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन नहीं है? तो हीमैटिन प्रोटीन नहीं है। स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है? तो वो होता है फैलोपियन ट्यूब में। स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है? तो फैलोपियन ट्यूब में। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, तो प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है उपरोक्त में से कोई नहीं। देख लीजिए, प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन एवं लिपिड से बनी होती है। किसका? प्रोटीन और लिपिड से प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। 128 नंबर, 128 कह रहा है कि पीता पिंड कॉर्पस लुटेम कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं की संहिति है? तो वो है अंडाशय, अंडाशय। पीत पिंड यानी कॉर्पस लुटेयम कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं की संहिति है? तो अंडाशय। एंटीहिस्टामाइन और स्टेरॉयड के प्रयोग से शीघ्र राहत मिलती है, तो वो मिलती है एलर्जी से। एंटीहिस्टामाइन और स्टेरॉयड के प्रयोग से शीघ्र राहत मिलती है एलर्जी से। मनुष्यों में आनुवांशिक विकारों का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जा सकता है? तो वो किया जा सकता है पीसीआर का, पॉलीमेराइज चेन रिएक्शन। मनुष्यों में आनुवांशिक विकारों का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जा सकता है? तो पीसीआर का। गोभी किस प्रकार का मरुस्थल है? तो वो है शीतोष्ण कटिबंधीय का है। गोभी किस प्रकार का मरुस्थल है? तो शीतोष्ण कटिबंधीय। देखिए, सहारा, थार, अरब और कालाहारी, आप इसको ऐसे याद रखिए। सहारा, थार, अरब, कालाहारी, कालाहारी, ये चारों का चारों ही कौन से कटिबंध के मरुस्थल हो जाएंगे? उष्ण कटिबंध के। सहारा, थार, अरब, कालाहारी उष्ण कटिबंध के। और गोभी, नामीब और इसके साथ साथ तकला मकान, ये तीनों ही शीतोष्ण कटिबंध के मरुस्थल हैं। गोभी, नामीब, तकला मकान शीतोष्ण कटिबंध के। 132 नंबर, 132 का आंसर कह रहा है क्या होगा? तो बी होगा। बी में क्या है? 2 और 3, ये तीनों सही है कि एन्नोर आंध्र प्रदेश में है, तूतीकोरिन राजस्थान में, ये दोनों गलत है। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। 2 और 3 गलत है। और पूछ क्या रहा था क्वेश्चन में? गलत कथन ही, तो तूतीकोरिन और एन्नोर ये गलत है। देख लीजिए,
एन्नोर और तूतीकुरिन तमिलनाडु में है। ये दोनों कहाँ हैं? तमिलनाडु में। बाकी दीनदयाल बंदरगाह गुजरात में, न्हावा शोवा महाराष्ट्र में। न्हावा शोवा महाराष्ट्र में, दीनदयाल बंदरगाह गुजरात में। देखिए 133 नंबर, निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो किशनगंज में। निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? किशनगंज में। निम्नलिखित में से कौन सा देश खाड़ी देश में शामिल नहीं है? तो यमन शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा देश खाड़ी देश में शामिल नहीं है? यमन। पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति में चक्कर लगाते हैं? तो वो लगाते हैं 1 डिग्री प्रतिदिन। 1 डिग्री प्रतिदिन। पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? तो 1 डिग्री प्रतिदिन। निम्नलिखित में से कौन सा वह कारक नहीं है जो किसी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करता है? तो वो है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? नंबर सी, औसत वर्षा। निम्नलिखित में से कौन सा वह कारक नहीं है जो किसी क्षेत्र के जलवायु को नियंत्रित करता है? तो औसत वर्षा। देखिए इसके कौन से पहले मैं सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। किसी क्षेत्र को दीर्घकालिक औसत मौसमी दशाओं के जलवायु कहते हैं। किसी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों को कौन से कारक हैं? जो देखिए, पवने, ऊंचावच, समुद्र से दूरी, ऊंचावच, पवने, समुद्र से दूरी, महासागरीय जलधारा, ऊंचाई, वनस्पति के प्रकार और चक्रवात और अक्षांशीय स्थिति भी, ये तीनों ही हो जाएगा। और इसके अलावा पवने, ऊंचावच, समुद्र से दूरी, महासागरीय जलधारा और वनस्पति के प्रकार, ऊंचाई और चक्रवात आदि, ये सब। एक चीज़ और याद रखिए कि यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 134 में जो मैं बताया था कि निम्नलिखित में से कौन से खाड़ी देश में शामिल नहीं है, तो मैंने बताया था इसका आंसर यमन शामिल नहीं है। तो ये सही है। तो आपको ये याद रखना है कि 6 देश टोटल 6 देश हैं जो कि खाड़ी देश हैं, उनका नाम आप याद रखिए। कुवैत, ओमान, बहरीन, सऊदी अरब मैं लिख देता हूँ, सऊदी अरब, यूएई और कतर और बहरीन, ओमान, बहरीन, कतर, कुवैत, अरब, सऊदी अरब, यूएई, याद हो जाएगा। अब देखिए, हाँ 137 नंबर, एशिया महादेश का सबसे बड़ा द्वीप निम्नलिखित में से कौन है? तो वो है बोर्नियो। एशिया महादेश का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो बोर्नियो द्वीप दुनिया का तीसरा और एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। बोर्नियो का कैसा है? तो दुनिया का तीसरा और एशिया का सबसे बड़ा द्वीप। बोर्नियो द्वीप इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनई 3 देशों में बटा हुआ है, लेकिन इसका लगभग 73% हिस्सा इंडोनेशिया में आता है। ठीक ना। अब देखते हैं 138 नंबर, भारत में पहली बार सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो वो किया गया था कलकत्ता में। भारत में पहली बार सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित किया गया? कलकत्ता में। 1818 में कलकत्ता में फोर्ट ग्लास्टर में सूती वस्त्र मिल स्थापित हुआ। कहाँ? 1818 में कलकत्ता के फोर्ट ग्लास्टर में सूती वस्त्र मिल स्थापित हुआ। ठीक ना। इसके बाद C.N. डावर ने मुंबई में सूती वस्त्र मिल का सफल संचालन शुरू किया 1854 में। अगर कोई पूछे कि सफल मिल का संचालन कब हुआ, तो 1854 में C.N. डावर द्वारा बम्बई में। और अगर पहली बार सूती वस्त्र कहाँ मिल खोला गया, तो कलकत्ता के फोर्ट ग्लास्टर में। नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार किन राज्यों में है? तो वो है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल में। नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार किन राज्यों में है? तो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल में। और 140, वर्तमान में तांबा उत्पादन में कौन सा देश अग्रणी है? कौन सा राज्य देश में अग्रणी है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तांबा उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पे है? तो मध्य प्रदेश। और दूसरे स्थान पे बात किया जाए तो राजस्थान सेकंड पोजीशन पे। पहला पोजीशन पे मध्य प्रदेश, दूसरा पोजीशन पे राजस्थान। वर्तमान में तांबा उत्पादन में कौन सा राज्य देश में अग्रणी है? तो मध्य प्रदेश। तो इस तरीके से 1 से 140 नंबर क्वेश्चन तक खत्म हो गया। 141 से क्वेश्चन में मैथ के क्वेश्चन है, तो आइए क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, और क्वेश्चन को देख के आप लोग बनाने का प्रयास करें और इसके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में भेजें।
तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे अगर नए हों तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताएं और शेयर करें। दोस्तों अब आप लोग को मैं छोड़े चलता हूँ यहीं पे, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग अपने चरित्र को इस प्रकार बनाने वाले हैं कि आपके साथ महिलाएं होने से महिलाएं सुरक्षित महसूस करेगी। धन्यवाद।